नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कहानीबाज और हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलती हैं भूतों की डरावनी और बिल्कुल सच्ची आंखों देखी कहानियां। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। अदिति एक ऐसी लड़की थी जो रोज रात को नींद में महसूस करती थी मानो कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो। यह सब उसके साथ 15 साल की उम्र से हो रहा था। पहले तो उसे बुरे सपने ही डराते थे, मगर कुछ समय से नींद में ऐसा महसूस होता था मानो जैसे उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हो। अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही अदिति हर रात की तरह घबराकर पसीने से भीग जाती थी और जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। तो आज की रात भी ऐसा ही हुआ। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर बगल वाले कमरे में सो रहे उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए उसके कमरे में आए। अदिति बेटा, क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? अदिति की हालत बेहाल सी लग रही थी। वह पूरी तरह से पसीने से लथपथ थी और जोर जोर से हाँफ रही थी। क्या फिर वही सपना दिखा तुम्हें? हाँ माँ, फिर से वही सब मेरे साथ सपने में हो रहा था। देखो कैसे मुझे जगह जगह से नोचा है, पर वह कौन है और कैसा दिखता है? माँ, कुछ पता ही नहीं पाता वह कौन है। बस एक काला साया दिखता है। वह बस नींद में मेरे पास आता है और जब मैं जागती हूँ तो कुछ भी नहीं होता, सब ठीक रहता है। उसकी माँ बोली, तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? यह बस तुम्हारे मन में बसा हुआ डर है जिसे तुमने बचपन में अपने अंदर बसा लिया था। तुमने एक छोटी सी बात को सोच सोच कर अपने दिमाग में कहानियां बना ली है। यह सब तुम्हारे मन का एक वहम है। अदिति बेटा, तुम हर समय इन सपनों के बारे में सोचती रहती हो, इसलिए बार बार तुम्हें यह सपने आते हैं। जितना ज्यादा तुम उनके बारे में सोचोगी उतना ज्यादा वे तुम्हें परेशान करेंगे। और यह सब हमारे दिमाग का बस एक खेल है और कुछ भी नहीं। यह सब समझाते हुए अदिति की माँ ने उसे सुलाने की कोशिश की। कुछ देर में अदिति की आंख लग गई तो उसके मम्मी पापा उसके कमरे से चले गए। उसकी माँ उसके पापा से बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर क्या करें जो अदिति ठीक हो जाए? उसके पापा ने जवाब दिया, हम तो जितना इलाज करवा सकते थे करवा ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अब इसकी शादी के बाद ही सब ठीक होगा। हमेशा से ये अकेली ही रही है, कभी ज्यादा दोस्त नहीं बनाए। कभी कभी अकेलापन भी इंसान के लिए बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए शायद शादी के बाद उसके पति के साथ रहे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र भी हो चुकी है, तो क्यों ना हम इसकी शादी करवा दे, इसके लिए वही अच्छा होगा। यह सोचकर अदिति के मम्मी पापा ने अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद उसके पति करण के साथ उसकी पहली रात थी। करण को तो अदिति पहली बार में ही पसंद आ गई थी और अदिति के साथ भी कुछ ऐसा ही था। करण बड़े ही प्यार से अदिति को देख रहा था, लेकिन अदिति अपनी नजरें नीचे करके बस एक टक बिस्तर की तरफ देखे जा रही थी। करण ने बड़े प्यार से अदिति को छुआ तो अचानक अदिति ने अपने हाथ से बड़ी तेजी से उसके हाथ को झटक दिया और बहुत ही गुस्से में करण की तरफ देखा और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर आज के बाद मुझे हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ देव की हूं और उसी से प्यार करती हूं। खबरदार जो कभी मेरे पास आए, जाओ यहां से। अदिति के मुंह से ये सब बात सुनकर करण के पैरों के तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की से उसने शादी की वह किसी और से प्यार करती है, यह जानकर तो करण अंदर ही अंदर टूट गया। उसने अदिति से कुछ नहीं कहा
और अपने कमरे के सोफे पर जाकर सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो अदिति कमरे में नहीं थी। वह नहा धोकर जैसे ही तैयार होकर कमरे से बाहर जाने लगा तो अदिति उसके लिए नाश्ता लेकर आई। अरे अच्छा हुआ आप तैयार हो गए। देखिए मैं आपके लिए पसंदीदा आलू के पराठे बनाकर लाई हूँ। मम्मी जी ने बताया कि आपको आलू के पराठे बहुत ही पसंद है, तो जल्दी जल्दी आपके लिए बना दिए। अदिति के इस व्यवहार को देखकर करण और भी ज्यादा चौंक गया। कल रात जो अदिति उसे अपने पास भी नहीं आने दे रही थी, वही अदिति आज सुबह सुबह उसके लिए उसकी पसंद का नाश्ता बनाकर ले आई थी। तभी करण बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर चाहती क्या हो। देखो मेरे सामने फालतू दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच है वह तो कल मेरे सामने आ ही गया। पता नहीं मैंने तुमसे शादी ही क्यों की। यह बोलकर करण गुस्से में बाहर चला गया। अदिति को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर करण ने ऐसा क्यों कहा। उसकी बातें सुनकर वो बहुत परेशान हो गई। पर शाम को जब करण घर आया तो उसे लगा कि शायद अदिति को अपनी कल रात की गलती का एहसास हो गया है। इसलिए सुबह उसने उसके लिए उसका फेवरेट नाश्ता बनाया था। शायद मुझे कल रात की बातों को भूल जाना चाहिए। क्या पता वह अचानक मुझे कल एक्सेप्ट न कर पाई हो, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया हो। लेकिन आज तो उसने मुझसे बहुत प्यार से बात की है। मुझे भी अपनी नाराजगी छोड़कर उससे बात करनी चाहिए। अगर दोस्तों आप भी अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड से लड़ने के बाद ऐसा सोचते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हम लड़के होते ही इतने सॉफ्ट दिल के हैं कि जल्दी पिघल जाते हैं। तो चलो स्टोरी पर वापस आते हैं। यह सोचकर करण उसके पास चला गया, लेकिन उसने जैसे ही अदिति को हाथ लगाया तो उसने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि करण सीधा अपने कमरे के दरवाजे से जा लगा। मना किया था ना मैंने तुम्हें कि मुझे छूने की कोशिश मत करना, मेरे पास मत आना, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बात बताई समझ नहीं आई। आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं, अगर आज के बाद मेरे पास आए तो तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अदिति का यह रूप देखकर एक बार फिर करण उससे डर गया। उसे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों दोबारा उस लड़की को छुआ जिसने कल रात उसे वह सब कहा था। वह फिर वहां से उठकर सोफे पर जाकर लेट गया और सोचने लगा, यह कैसी लड़की से शादी हो गई है मेरी। अगर मुझसे प्यार नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों खराब की। पर करण को हैरानी इस बात की भी थी कि सुबह अदिति उसके साथ एक अच्छी पत्नी की तरह पेश आती थी। कभी उसके लिए पसंद का खाना बनाती तो कभी उसके साथ प्यार भरी बातें करती। करण को उसका यह व्यवहार झूठ लगता था। वह सोचता था कि यह सब अदिति सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए कर रही है, ताकि घर वालों को पता ना चले कि उनके बीच क्या चल रहा है। एक शाम करण अपने ऑफिस से घर आया। वह अपने कमरे में जाने ही वाला था कि उसे अदिति के कमरे से बात करने की आवाज आई, जैसे वह किसी से बड़ी खुश होकर प्यार भरी बातें कर रही हो। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती हूँ। करण को लगा कैसी बेशरम लड़की से मेरी शादी हो गई है, जो शादी के बाद भी अपने आशिक से मेरे घर पे बात कर रही है। देखता हूँ इसका आशिक कौन है। यह सोचकर करण ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो अदिति ने खुद को कंबल में छिपाया हुआ था। उसके कपड़े बिस्तर के नीचे बिखरे हुए थे। अदिति को ऐसी हालत में देखकर करण का माथा दर्द से फट गया। वो बोला, क्या हो रहा है यह, सच सच बताओ, कौन था? यहाँ वही आया था ना जिससे तुम प्यार करती हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम ऐसी निकलोगी, लाइफ बर्बाद कर दी मेरी। यह सब बोलते हुए करण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वह उसी वक्त वहां से चला गया और दिन बीतने लगे। उनका रिश्ता धीरे धीरे बिल्कुल खराब हो चुका था। लेकिन अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करण उसे ऐसे इग्नोर क्यों करता है।
दिन पर दिन बीतते गए। एक सुबह करण के घर उसकी बुआ जी उससे मिलने आई। करण बोला, अदिति, बुआ जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद बुआ जी पहली बार घर आई हैं। जैसे ही अदिति बुआ जी के पैर छूने लगी, उसकी बुआ जी को कुछ एहसास हुआ, जैसे कोई बुरी शक्ति अदिति के साथ है। दरअसल करण की बुआ जी बहुत ही बड़ी गुरु माता थी, इसलिए अदिति के स्पर्श से ही उन्होंने किसी आत्मा का आभास कर लिया था। फिर वो बोली, जुग जुग जियो बेटा, और सदा सुहागन रहो। बहू, मैंने सुना है तुम मूंग की दाल का हलवा बहुत अच्छा बनाती हो, तो क्या तुम मेरे लिए हलवा बनाओगी? जरूर बुआ जी, मैं थोड़ी देर में बनाकर लाती हूँ। और अदिति किचन में चली गई और बुआ करण को लेकर एक कमरे में आ गई। क्या हुआ बुआ जी, आप मुझे यहाँ अकेले में क्यों लाए हैं? बेटा, मुझे पता है तुम्हारे और अदिति के बीच शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल बेकार चल रही है, मैंने सब देख लिया है। तो करण बोला, हाँ बुआ जी, दरअसल अदिति मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है, और यह बात मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई। तो बुआ जी बोली, अदिति किसी से भी प्यार नहीं करती, उसके शरीर पर एक रूह का कब्जा है। करण बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तो बुआ ने जवाब दिया, जब अदिति 15 साल की थी तब से उसे एक काले साये ने अपने वश में जकड़ रखा है। पहले तो हर रात वह काला साया उसे डराता था, मगर जैसे जैसे अदिति का यौवन बढ़ने लगा, वह काला साया उसकी सुंदरता को देखकर उसके पाने के लिए हर रात उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। यह चीज अदिति पहले महसूस करती थी, मगर शादी के बाद वह साया अदिति पर पूरी तरह से हावी हो गया। इसलिए अदिति को अब कुछ याद नहीं रहता कि हर रात उसके साथ क्या होता है। वह साया तुम्हें और अदिति को कभी मिलने नहीं देगा, इसलिए हर रात अदिति के ऊपर हावी होकर वह तुम्हें उससे दूर रहने को बोलता है। तो करण बोला, यह साया अदिति के पीछे क्यों पड़ा है? कौन है ये? तो बुआ बोली, इसका जवाब तो खुद उस साये से ही पता चलेगा, मगर उसके लिए तुम्हें मेरा कहा हुआ सब करना पड़ेगा। बुआ जी उसे सब कुछ समझाती है और करण भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी रात जब वह अपने कमरे में जाता है तो अदिति अपने बिस्तर पर सो रही थी। बुआ जी ने करण को एक धागा दिया था, जो करण चुपचाप अदिति के हाथ में बांध देता है। धागा बांधते ही अदिति तड़पने लगती है और छटपटाती हुई करण का गला पकड़ लेती है। क्यों बांधा यह काला धागा तूने? खोल इसे, जल्दी खोल। तभी गुरु माँ अंदर आ जाती है और मंत्रों के जाप से उस साये को कमजोर कर देती है। बता, कौन है तू और क्या कर रहा है इसके शरीर में? तो साया बोलता है, मैं देव हूं और यह मेरी दिया है। पिछले जन्म में हम भले ही मिल ना पाए हो, मगर इस जन्म में तू क्या, मुझे इससे कोई दूर नहीं कर सकता। तभी गुरु माता बोली, तू एक काला साया है जिसे इंसानी दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। चला जा इस लड़की के शरीर को छोड़कर। ऐसा कहकर गुरु माता ने मंत्रों के द्वारा उस काले साये को एक मिट्टी के गड्ढे में कैद कर दिया और उसको वहां से लेकर जाने लगी। तभी वो बोली, बेटा, मैं इस साये को तुम दोनों की जिंदगी से दूर लेकर जा रही हूं। जब अदिति उठे तो तुम उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। तो दोस्तों, इसके बाद उन दोनों का जीवन ठीक होने लगता है और करण अगली रात अपनी वाइफ के साथ शादी की पहली रात मनाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें जरूर बताएं और अपना कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।